थे कि सीधा 60 साल की जेल हो गई। और उस काल कोठरी में कोई छोटे मोटे चोर चक्कार नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खूंखार और वहशी मुजरिम बंद थे। ऐसे ऐसे लोग कि जिनके हाथ खून से रंगे थे। कुछ तो ऐसे थे जो बचपन से ही जल्लाद थे। कुछ बिना पलक झपकाए लाशें बिछाने वाले ठंडे दिमाग के कातिल थे, तो कुछ भूत प्रेत और शैतानों को उंगलियों पर नचाने वाले पापी फरिश्ते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखो, उन सब ने मुझे ही अपना बच्चा मान लिया और अपने जीवन भर की सीखी हुई सारी काली विद्याएं, चालें और हुनर मेरे दिमाग में कूट कूट कर भर दिए। आज मेरा पहला दिन था जब मैं जेल की सलाखों से बाहर कदम रखने वाला था। तभी एक वफादार बूढ़ा मुलाजिम मेरे पास आया। उसके हाथ में 7 शादियों के दस्तावेज, शादी के अनुबंध और एक जादुई लॉकेट था। उसने मुझसे कहा, अगर तुमने अपनी इन 7 मंगेतरों के लॉकेट इकट्ठा कर लिए तो तुम्हारे ऊपर लगा यह शाप टूट जाएगा और तुम हमेशा के लिए इस कैद से आजाद हो जाओगे। मैंने उन 7 पुराने पड़ चुके पीले कागजों में से पहला लिफाफा खोला। उस पर लिखा था, एल्फ कबीले की लियू रोयान। माना कि यह जानकारी 20 साल पुरानी थी, पर मेरे सामने किसकी भी साथ। आखिर मेरा एक गुरु दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक हैकर जो था, जिसने न जाने कितने देशों की खुफिया एजेंसियों की वेबसाइटों को घुटनों पर ला दिया था। मैंने चुटकियों में लियू रोयान की पूरी कुंडली निकाल ली। महज 15 मिनट बाद मैं लियू खानदान के आलीशान महल जैसे बंगले के सामने खड़ा था और अंदर जाने ही वाला था। ऐ लड़के, रुक, कहां गुस्सा चला जा रहा है? किससे मिलना है? एक कड़कड़ाती हुई आवाज आई और 2 तगड़े बॉडीगार्ड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने बहुत ही शांत और बेपरवाह लहजे में कहा, मेरा लियू रोयान के साथ निकाह तय हुआ था। मैं यहां उस रिश्ते को तोड़ने और अपनी आजादी का लॉकेट वापस लेने आया हूं। दरअसल बूढ़े चिन ने मुझसे कहा था कि चाहे शादी करो या ना करो, बस वो लॉकेट वापस मिल जाना चाहिए ताकि मेरा शाप खत्म हो सके। और भाई, शादी का झंझट पालता कौन? बहुत सिरदर्दी है, इसलिए मैंने सोचा कि सीधा जाकर रिश्ता ही खत्म कर देता हूं। मेरी बात सुनते ही उन दोनों बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई और फिर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। क्या कहा बे, तेरा हमारी मालकिन के साथ रिश्ता तय हुआ है और तू तू यहां रिश्ता तोड़ने आया है? तुझे रत्ती भर भी अंदाजा है कि हमारी मालकिन आखिर चीज क्या है? क्या औकात है उनकी? मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर बड़ी मासूमियत से कहा, थोड़ा बहुत जानता हूं, पर ज्यादा नहीं। ये सुनते ही उन बॉडीगार्ड्स ने मुझे ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ उनके सामने खड़ा हो। वो दोनों मुझे इस तरह घूर रहे थे जैसे उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा नमूना खड़ा हो। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अबे ओए, तुझे कुछ नहीं पता ना? चल, मैं तेरी ज्ञान की गंगा बढ़ाता हूं। हमारी लियू साहिबा एल्फ यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत कयामत है। पूरे कॉलेज की धड़कन है वो, और हमारे मालिक की तो वो जान है, आंखों का तारा है। अब जरा अपनी शक्ल आईने में देख और खुद से पूछ, क्या तेरे जैसा ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारी पलकों पर बिठाकर रखी गई राजकुमारी के पैरों की धूल के बराबर भी है? मैंने बस अपने कंधे उचकाए। सच कहूं तो मेरे पास इन 2-2 कौड़ी के नौकरों की बकवास सुनने का टाइम नहीं था। मैंने कहा, भाई, तुम्हारी ये बातें मेरे लिए बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि मैं यहां लाइन मारने नहीं बल्कि रिश्ता तोड़ने आया हूं। साला लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझ पर। दोनों गार्ड्स ने गुस्से में गेट की तरफ इशारा किया। सीधे पैर निकल ले यहां से, वरना जब हम अपनी औकात पर आएंगे तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। मैंने बस अपना सिर हिलाया। अरे यार, इन कीड़ों मकोड़ों के मुंह कौन लगे? और मैं सीधे लियू खानदान के आलीशान बंगले की तरफ बढ़ने लगा। मेरा यह एटीट्यूड देखकर दोनों गार्ड्स का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो मुझे दबोचने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी गेट पर एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से पारंपरिक चीनी सूट पहने एक बुजुर्ग बाहर निकले। ये कोई और नहीं बल्कि खुद लियू खानदान के सबसे बड़े मुखिया लियू गोंगमीन थे। उन्हें देखकर दोनों गार्ड्स की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें डर था कि अगर मुझ जैसे सिरफिरे लड़के ने उनके बड़े मालिक के सामने कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो आज उनकी नौकरी के साथ साथ उनकी खाल भी खिंच जाएगी। बूढ़े लियू ने अपनी त्योरियां चढ़ाई और कड़क आवाज में पूछा, यहां क्या तमाशा चल रहा है? एक गार्ड हांफते हुए फौरन सफाई देने लगा। मालिक, ये पागल लड़का कह रहा है कि इसका हमारी बड़ी साहिबा के साथ कोई रिश्ता तय हुआ है। हम बस इसे धक्के मारकर बाहर निकालने ही वाले थे। इतना कहकर वह गार्ड मुझे दोबारा डांटने के लिए आगे बढ़ा। रुको, लियू गोंगमीन की आवाज गूंजी। उनके चेहरे पर अचानक हैरानी और गहरी उत्सुकता के भाव आ गए। उन्होंने गार्ड को झटके से रोका और लगभग दौड़ते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम्हारा नाम ये फेंक है? मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? ये सुनते ही बूढ़े लियू के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने बेहद भावुक होकर कांपते हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में पुरानी यादें और मेरे लिए एक गहरा सम्मान तैराया। वो गदगद होकर बोले, बेटा, ये फेंक। सालों पहले तुम्हारे गुरु ने मेरी जान बचाई थी। उसी एहसान के बदले मैंने और उन्होंने मिलकर तुम्हारा और मेरी पोती रोयान का बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। आज तुम आ गए। रुको, मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों की मुलाकात का इंतजाम करवाता हूं। मैंने बात को संभालने की कोशिश की। देखिए दादाजी, दरअसल मैं
मैं उन्हें बताने ही वाला था कि मैं यहाँ शादी करने नहीं, बल्कि इस बकवास शादी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने आया हूं। लेकिन उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। बेटा, ये फेंक, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी पोती पूरे जिनलिंग शहर की सबसे खूबसूरत परी है। तुम पहले अंदर चलो, आराम से बैठो, मैं अभी फोन करके उसे घर बुलाता हूं। इतना कहकर उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई कि वो मुझे पूरे सम्मान के साथ अंदर लेकर जाएं। अब उनके इस अपनेपन और इमोशन के आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने सोचा, चलो कोई नहीं, अब जब वो लड़की आएगी तभी उसके हाथ में यह पुराना कागज थमाकर सीधे मना कर दूंगा। वहां खड़े दोनों गार्ड्स इस पूरे नजारे को फटी आंखों से देख रहे थे। जो लड़का अभी उनके लिए एक भिखारी जैसा था, वो अचानक उनके मालिक का दामाद बनने जा रहा था। डर और सदमे के मारे उन दोनों ने थूक गटकते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सोच रहे हो अब हमारी नौकरी तो गई। उन दोनों गार्ड्स के हलक में जैसे उनका कलेजा ही आ गया था। वो मन ही मन कुड़ रहे थे और जल भुनकर राख हो रहे थे। साला, इस लौंडे के पूरे बदन के कपड़े मिलाकर भी 100 रुपए के नहीं है, और ये हमारी इतनी बड़ी मालकिन का मंगेतर निकला। किस्मत हो तो ऐसी। साले ने अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों का इंतजाम एक झटके में कर लिया। खैर, मैं अंदर जाकर आराम से सोफे पर बैठ गया। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक हॉल का दरवाजा झटके से खुला और लियू रोयान गुस्से में पैर पटकती हुई लिविंग रूम में दाखिल हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारूद का ढेर चला आ रहा हो। उसे देखते ही बूढ़े लियू की बाँछें खिल गईं। वो खुशी से लगभग चहकते हुए बोले, रुयान बेटा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास इंसान से मिलवाता हूं। लेकिन रुयान ने अपनी नाक से कोड़ ली और गुस्से में मुंह बनाकर सीधे चिल्लाई, दादाजी, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूं और मैं यह निकाह बिल्कुल नहीं करूंगी। बूढ़े लियू ने उसे समझाने की कोशिश की। रुयान, मेरी बच्ची बात को समझो। ये फेंक के गुरु ने पूरे लियू खानदान पर वो एहसान किया है जिसे हम 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। हम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते कि आज वक्त आने पर अपनी बात से मुकर जाएं। रुयान ने मेरी तरफ एक ऐसी हिकारत भरी और तीखी नजर डाली मानो मैं कोई सड़क पर पड़ा कचरा हूं। उसने चिढ़कर कहा, दादाजी, एहसान चुकाने के और भी 1000 तरीके होते हैं। आप उन्हें पैसे दे दीजिए, जायदाद दे दीजिए, पर उनके एहसान के बदले मेरी जिंदगी की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? मैं कोई भेड़ बकरी हूं क्या? लियू गोंगमीन ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, रुयान, तुम ये फेंक को जानती नहीं हो। ये बहुत ही होनहार और असाधारण नौजवान है। तुम इसके साथ हमेशा खुश रहोगी। होनहार? रुयान की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें गुस्से और अचरज से और बड़ी हो गईं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद मेरे साधारण से हुलिये को देखकर उसे अपनी एल्फ यूनिवर्सिटी के अमीर जादों की याद आ रही होगी। वह तंज कसते हुए बोली, दादाजी, आपकी होनहार की परिभाषा कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर सच कहूं तो इसके जैसे लड़के हमारे कॉलेज के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अगर मैं एक लाठी हवा में घुमाऊं तो इसके जैसे 10 छपरी लड़के आकर गिरेंगे। तभी माहौल का फायदा उठाने के लिए रुयान के पिता लियू झेंगुआ भी बहती गंगा में हाथ धोने आ गए। उन्होंने फौरन अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ बाबूजी, रुयान बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी बेटी के पीछे तो शहर के मेयर का लड़का तक हाथ धोकर पड़ा है। अगर आप रुयान की खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहते तो मत सोचिए, पर कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखिए। इसे किसी भी अहरे गहरे नत्थु खैरा के गले कैसे मर सकते हैं? ये सुनते ही बूढ़े लियू का पारा चढ़ गया। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और गरजते हुए बोले, तुम सब के सब जाहिल हो। तुम्हें क्या खाक पता है? जुगनू की औकात कभी सूरज और चांद के सामने चमकने की होती है क्या? जिन अमीर जादों और सोकॉल्ड रईसों की तुम बात कर रहे हो, वो इस ये फेंक के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनके बाप दादा भी इसके सामने पाद मारते फिरेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज ही पंडित को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा रहा हूं। रुयान और ये फेंक की शादी होकर रहेगी। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लियू खानदान का हर एक सदस्य हक्का बक्का रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बूढ़े लियू इस मामूली से दिखने वाले लड़के के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ इस हद तक चले जाएंगे। रुयान गुस्से से तमतमा उठी। उसकी आंखों में आंसू तैराए और उसने पैर पटकते हुए कहा, मैं नहीं मानती। चाहे जो हो जाए, मैं इस भिखारी से शादी कभी नहीं करूंगी। माहौल में ड्रामा अपने चरम पर था। बाप बेटी रो रहे थे, दादाजी अपनी जिद पर अड़े थे, और मैं वहां बैठकर आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था, जैसे कोई थिएटर में बैठकर मुफ्त का नाटक देख रहा हो। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो मैंने धीरे से अपनी चाय का कप टेबल पर रखा, थोड़ा गला खंभाला और बेहद बेपरवाह लहजे में कहा, अरे ओ ड्रामेबाजों, अगर आप लोगों का ये डेली सोप का तमाशा खत्म हो गया हो तो क्या मैं भी अपनी जुबान हिलाने का कष्ट करूं? जरा मेरी बात भी सुन लो। मेरी ये बात सुनते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने चलते थिएटर का प्लग ही निकाल दिया हो। सबके सब अपनी फटी आंखें फाड़े मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अब उनकी इस नासमझी पर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। अरे भाई, लियू खानदान की इकलौती लाडली, जिसका हुस्न और फिगर देखकर अच्छे अच्छे पानी भरे, जो करोड़ों की जायदाद की मालकिन हो, ऐसी लॉटरी सामने खड़ी थी और मैं उसे लात मार रहा था।
इन बेचारों का छोटा सा दिमाग भला यह महाविज्ञान कैसे समझ पाता। मैंने बहुत ही शांति से अपनी जेब से वो पीला पड़ चुका शादी का कागज निकाला और टेबल पर फैला दिया। मैंने बूढ़े लियो की तरफ देखा और कहा, दादाजी, आप लोग खामखां अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ सेहरा बांधकर बारात लाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो इस रिश्ते को यहीं दफन करने यानी शादी तोड़ने आया हूं। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चूंकि अब इस कागज की कोई कीमत नहीं बची है, इसलिए जो लॉकेट मेरे गुरु ने आपको दिया था वो मुझे वापस कर दीजिए ताकि मैं अपना रास्ता नापूं। लॉकेट? तो तुझे यह पत्थर का टुकड़ा चाहिए? रुयान ने तुच्छता से मेरी तरफ देखा। उसने बिना किसी झिझक के अपनी डीप टी शर्ट के अंदर से वो चमकीला लॉकेट निकाला और मेरी तरफ ऐसे उछाला जैसे किसी भिखारी को सिक्का फेंकते हैं। वह घमंड में चूर होकर बोली, ये ले तेरा लॉकेट, पर एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर तू मेरे आसपास भी मंडराता हुआ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने हवा में ही उस लॉकेट को लपकने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, डील पक्की। मुझे भी तुम जैसी नखरेबाज लड़कियों में कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं। ये शादी टूट नहीं सकती। अभी मेरा हाथ लॉकेट तक पहुंचता उससे पहले ही बूढ़े लियो ने चीते जैसी फुर्ती दिखाकर उसे बीच में ही झपट लिया। वो हाँफते हुए मुझसे बोले, बेटा ये फेंक, रुयान की बातों का बुरा मत मानो। सालों पहले जब तुम दोनों पैदा हुए थे तब एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ने तुम्हारी कुंडलियां मिलाई थीं। तुम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो। यह सुनकर रुयान का पारा फिर चढ़ गया। उसने चिढ़कर कहा, दादाजी, मैं इन ढोंगी बाबाओं और ज्योतिषियों की बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती। मेरी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद करूंगी। चुप रहो, बूढ़े लियो ने जोर से डांट लगाई। इस घर का मुखिया मैं हूं और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैंने कह दिया ना कि शादी होगी तो बस होगी। मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर रहा हूं। अब वहां खड़े बाकी घर वालों के तो तोते उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े लियो को इस साधारण से लड़के में ऐसा कौन सा कोहिनूर दिख गया है जो वो अपनी सगी पोती को जबरदस्ती उसके गले मरने पर तुले हैं। मैं भी मन ही मन सिर पकड़कर बैठ गया। अरे यार, ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं। कोई गरीब रिश्ता जोड़ने के लिए भीख मांगता है और यहां मैं रिश्ता तुड़ाने आया हूं तो ये लोग मुझे दामाद बनाने के लिए पीछे पड़े हैं। शादी कैंसिल करना इतना सिरदर्दी का काम होगा, यह मैंने नहीं सोचा था। मैं अभी इस झंझट से निकलने का कोई नया बहाना सोच ही रहा था कि अचानक एक खौफनाक मंजर सामने आया। बूढ़े लियो का चेहरा अचानक एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने अपनी छाती को कसकर पकड़ा और अगले ही पल उनके मुंह से खून का एक तेज फव्वारा छूटा। वो बिना कोई संभलने का मौका पाए सीधे फर्श पर गिर पड़े और उनका पूरा शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा, जैसे उन्हें कोई बहुत भयानक दौरा पड़ा हो। दादाजी! रुयान एक चीख मारकर उनके पास दौड़ी। पूरे लियो विला में मानो भूकंप आ गया। नौकर चाकर और घरवाले बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। रुयान के पिता लियो झेंगुआ ने किसी तरह अपने पिता को उठाकर सोफे पर लिटाया और पागलों की तरह चिल्लाए, कोई जल्दी जाओ, फौरन बाई कबीले के चमत्कारी हकीम गॉड डॉक्टर को बुलाकर लाओ, जल्दी करो। मुश्किल से 7-8 मिनट बीते होंगे कि एक बुजुर्ग शख्स हाथ में एक पुराना सा मेडिकल बॉक्स लिए तेजी से हॉल के अंदर दाखिल हुए। ये कोई और नहीं बल्कि उस इलाके के सबसे मशहूर और नामी डॉक्टर बै गुआंगहुआ थे, जिन्हें लोग भगवान का रूप मानते थे। लियो झेंगुआ रोते हुए उनके पैरों में गिरने को हो गए। हकीम साहब, देखिए पिताजी को क्या हो गया। उन्होंने अचानक खून की उल्टी की और बेहोश हो गए। उनके लक्षण बिल्कुल पिछली बार जैसे ही हैं। उनका पूरा शरीर कांप रहा है। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने बिना कोई वक्त गंवाए सीधे बूढ़े लियो के पास जाकर उनकी कलाई थाम ली और उनकी नब्ज टटोलने लगे। उन्हें देखकर बाकी घरवालों के चेहरों पर थोड़ी तसल्ली आई। आखिर आते भी क्यों ना, डॉक्टर बै का नाम ही काफी था। पिछली बार भी जब बूढ़े लियो को ऐसा ही दौरा पड़ा था तो शहर के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अब सिर्फ दुआ ही इन्हें बचा सकती है। तब इसी डॉक्टर ने अपनी चमत्कारी सुइयों के दम पर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला था। कुछ ही सेकंड में डॉक्टर बै की भौहें तन गईं। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इनकी नब्ज बहुत अजीब और उल्टी दिशा में चल रही है। प्राण दांव पर हैं। मुझे तुरंत सुइयां लगानी होंगी। इतना कहकर उन्होंने फुर्ती से अपना बॉक्स खोला और फिर जो हुआ वो आम इंसानों की समझ से बाहर था। डॉक्टर साहब के हाथ इतनी बिजली की रफ्तार से चलने लगे कि वहां खड़े लोगों की आंखें चौंधिया गईं। देखते ही देखते उन्होंने बूढ़े लियो के शरीर के सबसे संवेदनशील पॉइंट्स पर एक के बाद एक कई चमकीली चांदी की सुइयां चुभो दी। जैसे ही डॉक्टर बै की वो चमत्कारी सुइयां बूढ़े लियो के जिस्म के उन खास पॉइंट्स पर ढंसी, वैसे ही एक जादू सा हुआ। उनका तड़पता और ऐंठता हुआ शरीर बिल्कुल शांत हो गया, मानो किसी ने झटके से मशीन का स्विच बंद कर दिया हो। यह देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। मुझे तुरंत अपने 8वें गुरु की याद आ गई, जो तिब्बत की वादियों से लेकर दुनिया के कोने कोने की जड़ी बूटियों और इंसानी नस नस के उस्ताद थे। उन्होंने मुझसे हमेशा कहा था, बेटा आज के दौर में असली
और प्राचीन आयुर्वेद और सुई विद्या दम तोड़ रही है। इसे जानने वाले दिग्गज तो कब के मिट्टी में मिल चुके हैं। पर इस बूढ़े डॉक्टर बे की फुर्ती देखकर मुझे लगा, चलो इस बूढ़े के हाथों में थोड़ी बहुत कला तो बची है, बिल्कुल खाली डिब्बा नहीं है ये। लेकिन मेरी यह तारीफ ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही डॉक्टर बे ने अपने कांपते हाथों से एक और लंबी चांदी की सुई निकाली और उसे बूढ़े लियो के सीने के बिल्कुल बीचों बीच, यानी उनके सबसे संवेदनशील शान जोंग पॉइंट की तरफ बढ़ाने लगे, मेरी त्योरियां चढ़ गईं। मेरा दिमाग तुरंत खतरे की घंटी बजा उठा। मैंने बिना एक पल गंवाए कड़क आवाज में कहा, ओए बुढ़े, रुक रुक जा वहीं पर। डॉक्टर बे का हाथ हवा में ही ठिठक गया। उन्होंने अपनी बूढ़ी तनी हुई भौहों के बीच से मुझे घूर कर देखा और चिढ़कर बोले, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैंने बहुत ही आराम से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ तुमसे ही कह रहा हूं। अगर तुम्हारी यह सुई उनके सीने के उस पॉइंट पर धंस गई ना, तो लियो दादाजी सीधे ऊपर का टिकट कटा लेंगे। उनकी बची कुची सांसें भी इसी वक्त थम जाएंगी। जब मैंने पहली बार रुकने को कहा था, तब तो इन लियो खानदान वालों के छोटे से दिमाग में बात घुसी नहीं थी। पर जैसे ही मेरे मुंह से यह निकला कि बुढ़ा मर जाएगा, भाई साहब, पूरे हॉल में ऐसा ब्लास्ट हुआ कि सब के सब आसमान पर कूद गए। अब जरा सोचो, डॉक्टर बे जैसे भगवान का दर्जा पाए हकीम के सामने कोई 20-22 साल का लड़का आकर ज्ञान पेलेगा तो उनकी ईगो तो हर्ट होगी ही ना। और इन रईस चमचों को लगा कि अगर ये डॉक्टर गुस्सा होकर अपना बक्सा समेटकर चला गया तो इनके बुढ़े का राम नाम सत्य हो जाएगा। रुयान के पिता लियू झेंगुआ पागलों की तरह मुझ पर चिल्लाए, अबे ओए छपरी, तुझे डॉक्टरी का एड भी पता है क्या? कुछ आता जाता है नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास रख और मुंह बंद कर। अगर तेरी इस बकवास की वजह से डॉक्टर साहब का मूड खराब हो गया तो तेरे बाप में दम है जो हमारे पिताजी को बचाएगा। रुयान भी अपनी लाल आंखें निकालकर मेरी तरफ झपटी। ये फेंक, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। तुम जानबूझकर मेरे दादाजी को मारना चाहते हो ना, ताकि तुम्हें कोई रोकने वाला ना रहे। लियू खानदान का हर छोटा बड़ा सदस्य मुझ पर ऐसे टूट पड़ा मानो मैंने उनके घर का डाका डाल लिया हो। डॉक्टर बे का चेहरा भी गुस्से से तमतमा गया था। उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बेहद ठंडे मगर जहरीले लहजे में कहा, नौसिखिए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बरसों की साधना और मेरी डॉक्टरी पर उंगली उठा रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा, एक ठंडी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो झोला छाप डॉक्टर, तेरी इस बकवास डॉक्टरी पर उंगली उठाने की बात तो दूर, तू इस लायक भी नहीं है कि मैं तेरी काबिलियत पर शक करने में अपना कीमती समय बर्बाद करूं। मैं तो बस इसलिए बोल पड़ा क्योंकि मुझे ये बूढ़े दादाजी थोड़े भले इंसान लगे। मैं नहीं चाहता कि बेचारे सीधे साधे बुजुर्ग तुम जैसे एक नियम हकीम खतरे जान के हाथों तड़प तड़प कर मर जाएं। साहब, ये सुनना था कि डॉक्टर बे का चेहरा लाल से सीधे हरा नीला पड़ गया। उनकी इतनी बड़ी जिंदगी में आज तक किसी माए के लाल की यह मजाल नहीं हुई थी कि उन्हें भरे बाजार में झोला छाप या योंगी कह दें। उनकी तो रूह ही कांप गई गुस्से के मारे, और यहां लियू परिवार का तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। रुयान गुस्से से इस कदर पैर पटकने लगी कि फर्श ही टूट जाए। वह रोते हुए चिल्लाई, ये फेंक, तुम सिर्फ एक नंबर के लालची और घटिया इंसान हो। तुम मेरे दादाजी की जान के दुश्मन बने बैठे हो ना। तुम्हें यही लॉकेट चाहिए था ना, ये लो, पकड़ो अपना यह मनहूस पत्थर और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ यहां से। उस नखरेबाज लड़की ने आव देखा न ताव वो चमकीला लॉकेट दोबारा हवा में उछाला और मुंह फुलाकर चिल्लाई, ये पकड़ अपनी ये मनहूस चीज और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा यहां से। मैंने बड़ी फुर्ती से हाथ बढ़ाकर हवा में ही उस लॉकेट को दबोच लिया। मन ही मन सोचा, चलो भाई, जिसके लिए आए थे वो माल तो मिल गया। अब ये बुढ़ा मरे या जिए, मुझे क्या। मैं चुपचाप पलटा और बिना कोई नखरा दिखाए गेट की तरफ बढ़ने लगा। मेरे जाते ही पीछे लियू खानदान वाले डॉक्टर बे के तलवे चाटने में लग गए। रुयान के पापा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, हकीम साहब, आप उस सिरफिरे की बातों का बुरा मत मानिए, साला पागल था। हमें क्या पता था कि वो आपकी तौहीन कर देगा, वरना हम उसे लात मारकर बहुत पहले ही बाहर फेंक चुके होते। बाकी के चमचे भी सुर में सुर मिलाने लगे। हाँ डॉक्टर साहब, उस छपरी का हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज अपना मूड खराब मत कीजिए। डॉक्टर बे ने अपनी उंगलियों के बीच उस चांदी की सुई को थोड़ा घुमाया, चेहरे पर एक झूठी दार्शनिक सी मुस्कान लाए और बोले, आजकल के इन लफंगे नौजवानों का यही हाल है। पल्ले ढेले भर का ज्ञान नहीं होता, पर उस्तादों के सामने आकर ऐसे पूंछ हिलाते हैं जैसे सब यही जानते हों। खैर छोड़ो उस मूर्ख को, मेरे लिए मरीज की जान पहले है। इतना डायलॉग मारकर डॉक्टर बे ने पूरी चौधराहट के साथ वो लंबी सुई सीधे बूढ़े लियू के सीने के बीचों बीच शान झोंग पॉइंट पर धंसा दी। खां खां, उफ हुफ। सुई चुभते ही बूढ़े लियू के सीने में एक जबरदस्त झटका लगा। उन्होंने जोर जोर से खांसना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। ये देखते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं, मानो कोई मैच जीत लिया हो। लोग चिल्लाने लगे, अरे वाह, दादाजी होश में आ गए। डॉक्टर साहब, आपकी विद्या तो साक्षात भगवान जैसी है, चमत्कारी पुरुष हैं आप। कुछ लोग तो तुरंत दूर जाते हुए मेरे पीठ पीछे झर उगलने लगे।
मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़का साला फ्रॉड था। ज्ञान तो छोड़ो, साले की नीयत ही खराब थी। हमारे भगवान जैसे डॉक्टर साहब पर उंगली उठा रहा था। लेकिन इन बेचारों की ये खुशी मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं टिक पाई। अभी बूढ़े लियो ने ढंग से आंखें खोली भी नहीं थी कि अचानक उनकी आंखें पूरी तरह ऊपर की तरफ खींच गईं, पुतलियां उलट गईं और वो दोबारा सोफे पर ढह गए। लेकिन इस बार न तो उनका शरीर कांप रहा था और न ही वो खांस रहे थे। उनकी छाती बिल्कुल थम चुकी थी, यानी ऊपर से सांस बाहर तो आ रही थी पर अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर बै का चेहरा पल भर में ऐसा पीला पड़ा जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उन्होंने कांपते हाथों से बूढ़े लियो की नब्ज टटोली, फिर अपनी उंगली उनकी नाक के पास ले गए। उनकी खुद की सांस अटक गई। वो हकलाते हुए बोले, ये तो सांस थम गई, खेल खत्म हो गया। क्या? पूरे लियो खानदान के पैरों तले जमीन खिसक गई। विला में कोहराम मच गया। औरतें रोने चीखने लगीं। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, आप तो भगवान हैं, ऐसे कैसे हार मान सकते हैं? तभी डॉक्टर बै के दिमाग में मेरे कहे शब्द किसी हथौड़े की तरह गूंजे। नेगवान, शिजे, वेइजोंग और शान झोंग पर सुई लगाते ही मौत। उन्हें समझ आ गया कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो कोई तुक्का नहीं बल्कि शुद्ध और अचूक डॉक्टरी विज्ञान था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पागलों की तरह चिल्लाए, रुको, रोना धोना बंद करो, जल्दी जाओ और उस लड़के को वापस बुलाओ, दौड़ो, सिर्फ वही इस बुढ़े को यमराज के चंगुल से छीन सकता है। जल्दी करो, वरना कुछ ही पलों में ये शरीर पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर लियो परिवार के तो जैसे तोते ही उड़ गए। जो लड़का अभी इनके लिए एक भिखारी था वो अचानक इनका आखिरी तिनका बन चुका था। रुयान ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें पोंछी और सबसे पहले होश में आते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, क्या क्या आपका मतलब ये फेंक से है? क्या वो दादाजी को बचा सकता है? डॉक्टर बै ने पूरी संजीदगी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक शख्स है जो इन्हें मौत के मुंह से खींच सकता है। भागो, देर मत करो। अगर वो इस गेट से बाहर निकल गया तो लियो गोंगमीन को कोई नहीं बचा पाएगा। अब लियो खानदान वालों के पास अपनी ईगो दिखाने का जरा सा भी वक्त नहीं था। वो अपनी चप्पलें हाथ में उठाए पागलों की तरह गेट की तरफ दौड़े। वो सब के सब अपने आलीशान बंगले से बाहर की तरफ ऐसे भागे मानो पीछे भूत पड़ा हो। उन्हें डर था कि कहीं मैं दूर न निकल जाऊं। अभी मेरे कदम लियो खानदान की दहलीज से बाहर निकले ही थे कि पीछे से हाहाकार मचाती हुई आवाजें आने लगीं, ये फेंक, अरे ओ भाई रुको, जरा सुनो तो सही। लियो झेंगुआ और उनके पीछे बाकी के चमचे हांफते कांपते हुए दौड़कर मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने पलटकर देखा और बड़े ही ठंडे बेपरवाह लहजे में पूछा, अब क्या बात है? मेरा लॉकेट तो मेरे पास है, फिर रास्ता क्यों रोक रहे हो? लियो झेंगुआ ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, वो पिताजी। आपके जाते ही वो होश में तो आए थे पर अचानक फिर से गिर पड़े। इस बार तो उनकी धड़कन और सांस दोनों गायब हैं। प्लीज चलो और उनकी जान बचा लो। मैंने बहुत ही सुकून से अपनी जेब में हाथ डाला और अपने मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकाले, नहीं बचाऊंगा। इतना कहकर मैं दोबारा आगे बढ़ने लगा। ये सुनते ही लियो झेंगुआ का अमीर ज्यादा घमंड जाग उठा। भाई साहब शहर के रईस आदमी हैं, रोज सैकड़ों लोग इनके आगे पीछे दुम हिलाते हैं। आज तक किसी ने इन्हें ना कहने की हिम्मत नहीं की थी और यहां मैं उनके मुंह पर तमाचा मारकर जा रहा था। उनसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो गुस्से में तमतमाकर चिल्लाए, साले छपरी, तेरी इतनी हिम्मत! गार्ड्स, घेरो इसे! आज चाहे जो हो जाए, अगर ये सीधे पैर नहीं चलेगा तो इसे बांधकर घसीटते हुए अंदर लेकर जाओ। अभी वो गुंडागर्दी पर उतरने ही वाले थे कि पीछे से भागती हुई लियो रोयान वहां पहुंच गई। उसने अपने बाप को डांटते हुए कहा, पापा, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? किसी से अपनी जान की भीख ऐसे मांगी जाती है? इतना कहकर रुयान ने अपनी ऊंची हील्स की परवाह किए बिना दौड़कर मेरा रास्ता रोका। इस बार उसके चेहरे का वो एल्फ यूनिवर्सिटी वाला घमंड गायब था। वह बेहद तमीज से बोली, ये मिस्टर ये फेंक, प्लीज रुकिए। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, दिल में इज्जत नहीं तो मेरी सुई में दवा नहीं, निकलो यहां से। रुयान ने अपनी बेइज्जती का कड़वा घूंट भरा, अपने गुलाबी होंठों को दांतों तले दबाया और मेरे सामने 90 डिग्री पर झुककर रोती हुई आवाज में बोली, मिस्टर ये फेंक, अगर मेरे परिवार की अज्ञानता और बदतमीजी से आपको ठेस पहुंची है तो मैं लियो रुयान पूरे दिल से आपसे माफी मांगती हूं। प्लीज मेरे दादाजी को छोड़कर मत जाइए। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल जेल से बाहर आते वक्त मेरे 8वें गुरु, जो शुआनहू संप्रदाय के आखिरी खलीफा थे, उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा था, बेटा, तूने मेरी पूरी विद्या सीख ली है, अब तू इस दुनिया का मसीहा है। लोगों का इलाज मुफ्त में कर देना मंजूर है, लेकिन अपनी कला को इतना सस्ता मत बनाना कि कोई 2 कौड़ी का रईस उसे अपने पैसों की धौंस दिखाए। यहां लियो झेंगुआ को भी समझ आ गया था कि अगर इस वक्त अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो आज वो अनाथ हो जाएंगे। उनका सारा रईसी का भूत एक झटके में उतर गया। वो धड़ाम से मेरे पैरों में गिर पड़े और घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। मिस्टर